औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 35। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जो कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव फीडबैक दे रहे होते हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। आपका जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो वीडियो जब वॉच कर रहे हैं तो काइंडली एक अच्छा सा रिव्यू छोड़ के जाया करें। टॉपिक है हमारे पास इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड प्रैग्मेटिक। सबसे पहले इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर का इंट्रो देख लेते हैं। यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है कि हम जो है कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी स्टेट करने के लिए जो है वो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। अब यानी इंफॉर्मेशन को ना टेक्स्ट में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो राइटर होता है वो किसी यानी एलिमेंट पे ना वो ज़्यादा रोशनी डाल देता है, हालांकि वहाँ पे उसको किसी और चीज़ को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। और बाज़ औक़ात वो एक्सप्लेन तो उसी पॉइंट को कर होता है लेकिन वो रॉन्ग टाइम पे कर होता है। यानी आप किसी चीज़ के बारे में फ़र्ज़ करें आप स्टोरी लिख रहे हैं और आप पूरी स्टोरी लिख के और एंड पे आके करैक्टर को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप करैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना तो सही है लेकिन ये टाइम रॉन्ग है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है। जिस तरह इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है कि जिस तरह एक प्रिंटर होता है उसमें जो सारा वो शेप्स और कलर और वैल्यू और वो सारी चीज़ें, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, किस को डी एम्फसाइज करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। तो एक राइटर भी इसी तरह जब वो कुछ राइट कर रहा होता है तो उसके माइंड में भी ये सारी चीज़ें होती हैं कि किस चीज़ पर ज़्यादा रोशनी डालनी है, किस चीज़ को कहाँ पर हाईलाइट करना है, किस चीज़ के बारे में कहाँ पर जाके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी है। इन लैंग्वेज टेक्स्ट सच हाईलाइटिंग एंड डी एम्फसाइजिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। ये वाली लाइन आप लोग हाईलाइट कर ले, ये वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब ये वाला लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर जो हाईलाइटिंग और डी एम्फसाइजिंग का है ना कॉन्सेप्ट, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। Unlike syntax and semantics, which are sentence-based aspect of language, information structure require consideration of discourse, coherent sequence of sentences rather than isolated ones. आगे हमारे पास टॉपिक है गिवन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होती है और न्यू इन्फॉर्मेशन क्या होती है। गिवन इन्फॉर्मेशन वो होती है जो कि पहले से एड्रेसी के माइंड में, हेयरर के माइंड में मौजूद हो, ठीक है। और न्यू इन्फॉर्मेशन वो होती है जो अब दी जा रही हो, न्यू इन्फॉर्मेशन हो, पहले उस चीज़ का जिक्र ना हो। आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। गिवन इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन करेंटली इन द फोर फ्रंट ऑफ एन एड्रेसीज माइंड। सबसे पहले तो ये लाइन हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि गिवन इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो एड्रेसी के उसके ना माइंड में होती है, वो वाली इन्फॉर्मेशन। और न्यू इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेशन जस्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिस्कोर्स। और न्यू इन्फॉर्मेशन वो होती है जो इस डिस्कोर्स में जो अब बात की जा रही है, जो अब टेक्स्ट है उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। अब यानी एक अगर कुछ नरेट कर रहा है एक राइटर, तो जो चीज़ें वो ऊपर मुतारिफ करवा चुका है, अब दोबारा जब उनका जिक्र आएगा तो वो उनके बारे में इतनी डिटेल से बात नहीं करेगा, बरक्स इसके कि जो चीज़ वो न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहा है, जो करैक्टर न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहा है तो उसका एक पूरा वो बताएगा ना कि ये कौन है, इसका क्या रोल है, या किसी चीज़ के बारे में बात है तो भी इसके बारे में वो डिटेल बताएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरह है अलीना हु एट द बिस्किट, मारिया हसन एट द बिस्किट। अब यहाँ पे बिस्किट जो है इसके बारे में तो पहले जुमले में बात हो चुकी है, हु एट द बिस्किट। लेकिन जो हसन है, हसन क्योंकि न्यू यहाँ पे इस जुमले में वर्ड ऐड हो रहा है कि हसन एट द बिस्किट। अब यहाँ पे अगर हम हसन एट द बिस्किट ना कहें ना, सिर्फ हसन डिड भी कहें तो हमें आंसर समझ में आ जाता है, यानी ये पहले की तरफ ही रेफर कर रहा है। In Maria's answer, the noun phrase Hassan represent new information because here it's being introduced through the discourse। अच्छा, ये वही बात है जो ऊपर मैंने कही है। A piece of information need not be explicitly mentioned in order for it to be given information। यानी ये वही बात है कि हम ये भी कह सकते हैं कि हसन डेड, हसन एट द बिस्किट ना भी कहें तो समझ आ जाएगी कि हसन की बात हो रही थी। आगे हमारे पास है टॉपिक एंड कंट्रास्ट। द टॉपिक ऑफ सेंटेंस इज इट्स सेंटर ऑफ अटेंशन। यानी टॉपिक जो होता है ना वो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको भी हाईलाइट करें। व्हाट इज अबाउट एंड व्हाट्स इट्स पॉइंट ऑफ डिपार्चर। द नोशन ऑफ द टॉपिक इज कॉन्ट्रास्टेड विद द नोशन ऑफ कमेंट। अच्छा, ऊपर वाला जो जुमला है उसी को हम दोबारा एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसा कि हसन एट द बिस्किट। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, बिस्किट, और पहले पूछा गया कि हु एट द बिस्किट। तो बिस्किट की बात तो हो रही थी पहले से, बिस्किट टॉपिक है। और हसन एट द बिस्किट, तो हसन जो है ये रिमार्क है, ये कमेंट है। हसन क्या होगा, कमेंट। न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो कमेंट के तौर पे हम उसको लेंगे।
ये वाला भी वो कुछ भी सेंटेंस दे के ना तो पेपर में एमसीक्यूज एज एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में जिक्र पहले हो रहा था वो टॉपिक है और जो आंसर में बताई गई है हमें वो कमेंट है। आगे हमारे पास है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट एक नाउन फ्रेज होती है जो किसी नाउन फ्रेज के ऑपोजिटली अकर हो, उसके ऑपोजिशन में अकर हो। जिस तरह अगर आपसे कुछ सवाल पूछता है जैसा कि एलन डिड मैट सी द एक्सीडेंट, और आगे से बात कहती है नो सारा डिड। अब ये उसकी बात का जवाब नहीं है, वो जो जिस चीज़ के बारे में पूछ रही थी उसका जवाब कुछ मतलब ये ना आगे से किसी और का नाम ले रही है, नो सारा डिड। हेयर सारा इन बैथ आंसर इज कंट्रास्टेड विद द मैट्स इन एलन क्वेश्चन। अब उसका जो आंसर है वो उसके कंट्रास्ट में है, उलट है। द कंट्रास्ट ऑफ द बैथ आंसर विद another possible one is in which the noun phrase would not be contrastive। तो बस आपने कंट्रास्ट का याद रख लेना कि एक नाउन फ्रेज जो दूसरी नाउन फ्रेज के कंट्रास्ट में वाक़या हो। आगे हमारे पास है डेफिनेट एंड डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। Among other reasons, speaker mark a noun phrase as definite when they assume that the addressee can identify its referent. Otherwise, the noun phrase is marked as indefinite। अब उसको डेफिनेट हम तब कहेंगे जो एड्रेसी है वो आइडेंटिफाई कर ले रेफरेंट को, यानी ये किसकी बात हो रही थी वो इसके जवाब से अंदाज़ा लगा ले, ठीक है, तो वो होगी डेफिनेट। और अगर वो ना आइडेंटिफाई कर सके तो उसका मतलब होगा इनडेफिनेट। जैसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि मेरी गैर मौजूदगी में घर कौन आया था, हमारे घर कौन आया था, ठीक है, आप किसी से पूछ रहे हैं, आप अपने बहन भाई से पूछ रहे हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में कौन आया था, तो आगे से आपकी बहन या भाई रिप्लाई करता है कि नेबर्स आए थे। अब अगर आपके मोहल्ले में सिर्फ एक ही फैमिली रहती है और वही आपके घर आते जाते हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो उसके आंसर से कि कौन से नेबर आए थे, तो इसका मतलब है ये डेफिनेट एक्सप्रेशन होगा। लेकिन आपके बहुत सारे नेबर हैं और आप नेबर जो वर्ड है उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से नेबर, लाइक बहुत सारे नेबर हैं तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन से वाले आए थे, तो ये होगी इनडेफिनेट एक्सप्रेशन। आगे हमारे पास है प्रॉपर नाउन एंड प्रोनाउन। और जनरली डेफिनेट, सबसे पहले तो इसको हाईलाइट करें कि जो प्रॉपर नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो जनरली डेफिनेट होते हैं। प्रोनाउन सच एज यू एंड वी यूजुअली रेफर टू इंडिविजुअल्स हु आर आइडेंटिफाइबल इन द डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट। इसको भी हाईलाइट कर ले, यू एंड वी जो है वो ऐसे इंडिविजुअल को रेफर करता है जो आइडेंटिफाइबल होते हैं डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि यू डायरेक्ट किसी को मुखातिब करके बात की जा रही है और वी यानी कि हमारी बात की जा रही है। डेफिनेटनेस इन इंग्लिश इज मार्क्ड बाय द चॉइस ऑफ आर्टिकल डेफिनेट द वर्सेस इनडेफिनेट ए और बाय डेमोन्स्ट्रेटिव दिस एंड दैट। तो ये वाला भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो डेफिनेटनेस होती है चॉइस ऑफ आर्टिकल डेफिनेट जो वर्सेस डेफिनेट ए से और जो डेमोन्स्ट्रेटिव दिस और दैट से इनको रेफर किया जाता है, और जो इनडेफिनेट नाउन फ्रेजेस होती हैं इंग्लिश के अंदर उनको आ या एन से रेफर किया जाता है। जैसे आ फर्नेस, एन अपार्टमेंट, बिल्डिंग। तो ये आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, कोई भी वर्ड देंगे तो इसके साथ आ लगता है, ए लगता है, तो ये आपने इसको देख लेना है। आगे हमारे पास है जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। अच्छा, जेनेरिक वो वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना जिसमें जनरली किसी चीज़ की बात की जा रही हो, जैसे एनिमल्स आर लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है, एनिमल्स आर लिव्स इन, मतलब कहीं पे भी जू, इस तरह से। तो अब ये एनिमल्स है, ये जनरल एनिमल्स है, सारे एनिमल्स उसमें आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एनिमल की बात की जा रही है तो वो होगा स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, यानी लायन लिव्स इन जू, लायंस लिव्स इन फॉरेस्ट। तो अब ये लायन एक स्पेसिफिक एनिमल है ना, तो वो स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होगा। इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है। बहुत ईजी से चैप्टर था, ये आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।